प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। फरवरी 8 को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान में अब तक जितने आम इंतखाबात हुए हैं ये इंतहाई अहम इनको करार दिया जा सकता है कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सिमत का तयन ये आम इंतखाबात करेंगे। इस वक्त तक हमने देखा कि तमाम इदारे जो माजी में ये कबूल भी कर चुके हैं कि उनसे गलतियाँ हुई, वो अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए तैयार हैं और की भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसले किए हैं माजी करीब में, जिसमें इंतखाबात की राह में जो भी रोड़े अटकाए गए या कोशिश की गई उनको फ्रस्ट्रेट किया, उन तमाम कोशिशों को जो है वो बिल्कुल उनको फ्रस्ट्रेट करके रख दिया और अब आम इंतखाबात के लिए जो है राह हमवार करके कर दी गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ज़रूर पैदा होता है कि क्या अभी भी कुछ ऐसे लोग या ऐसी कुछ जमातें हैं कि जो चाहते हैं कि इंतखाबात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हों या शायद ना ही हों। ये बात तो अब बिल्कुल जो है वो इसका आउट ऑफ क्वेश्चन है। इंतखाबात यकीनन होंगे और आज भी एक अहम केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कई अहम रिमार्क्स दिए और ख़ास तौर पर सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक। और ये बात उन्होंने उठाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, ये 7 रुकनी बेंच जिस केस की समाअत कर रहा था, कि अगर कोई शख्स अपनी सज़ा पूरी भी कर ले उसके बाद भी वो इस काबिल या इसका अहल नहीं होता कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। और ये ताहयात नाअहली क्या आईन पाकिस्तान की उस शिक के ऐन मुताबिक है कि जिसमें किसी भी तरह की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। ये केस की समाअत अगर 4 तारीख को दोबारा होगी और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अहम फैसला करेगी जिससे इस उभाम को भी दूर करने में मदद मिलेगी कि क्या सियासतदान ही इस मुल्क में सारी की सारी तबाही और बर्बादी का जो है वो जिम्मेदार हैं। लेकिन एक अहम काम अब ये करना है सियासतदानों ने और मुस्तकबिल की पार्लियामान ने कि बाकी इदारों ने तो अपना अपना किरदार अगर अदा किया या करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, अब बुनियादी जिम्मेदारी सियासतदानों की पार्लियामान की आती है कि वो इसमें सुधार कैसे पैदा करते हैं, अगर आइन में कुछ चीज़ें ठीक करनी है उसको किस तरीके से करते हैं, और माजी में जिस तरीके से इदारों को आपस में सियासतदानों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया उस रविश से वो कैसे बाज रहते हैं। गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अंजुम अकील खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। आमिर गौरी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आरिफ चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट माहिर कानून हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुम अकील खान साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ कि बहुत कोशिश की एक जमात ने कि मतलब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको कोशिश करे अपने हक में कोई बात करने की या सारे के सारे प्रोसेस को डीरेल करने की। और गुज़श्ता आर्मी चीफ़ ने भी कहा जी कि हमें कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा आर्मी चीफ़ भी बड़े वाज़े हैं इसमें कि सियासतदानों का काम है कानून की और हुक्मरानी होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए गए ज़बानी कलामी, लेकिन उन्होंने भी वाज़े तौर पे अपना पोजीशन वाज़े कर दी। अब ले दे के सियासतदान रहते हैं और बार बार गलतियां हम देखते हैं सियासतदानों से ही होती हैं, किसी न किसी तरीके से वो आलाकार बन जाते हैं या किसी को आलाकार बनाने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा अगर आप लोग जीते या कोई भी सियासी जमात जीती तो जो माजी की रविश है उसमें क्या तब्दीली आप देखते हैं या उसी पुरानी डगर पर आप चलते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तो सबूत आपके सामने है जी। जब हमने 2013 में हुकूमत संभाली तो हमने बगैर किसी सारे के किसी कसौटी के बगैर हमने हुकूमत संभाली, लेकिन उसको भी आप देख लें कि किस तरह एक साजिश के तहत 120 डेज़ का धरना आ गया। जो पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू हो रहा था उसमें रुकावट डाली गई और एक चाइना का सदर यहाँ आ रहा था, $100 बिलियन लेकर आ रहा था, उसकी राह में रुकावट डाली गई। तो ये मेरे ख्याल में सियासतदानों को अपनी रवैश बदलनी चाहिए कि हमने अगर वज़ीर आज़म बनना है तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, हमने लोगों के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना या किसी इंटरनेशनल जो कंस्पायरेसी है उसका ऐसा नहीं बनना। देखें 120 डेज़ का धरना देना और अभी हुकूमत को बनने भी कोई 4 महीने भी नहीं हुए और एक जो कह रहे थे कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो यही तब्दीली लेकर आने चाहते थे कि मुल्क की एक तरक्की। चलें 2013 की बात छोड़ देना। आपने जब भी आप हुकूमत में आए, मतलब आपसे मुराद नून लीग, आपने हमेशा इदारों के साथ आपका टकराव हुआ, आपकी वजह से हुआ किसी और की वजह से, ये अलग बहस है। इस दफ़ा अगर आप हुकूमत में आए तो चीज़ें मुख्तलिफ कैसे होंगी? देखें जी, एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जूँ जूँ वक्त गुजरता है आदमी माजी के तजर्बों से सबक सीखते हैं और
तजर्बे के लिए या सबक सीखने के लिए कभी भी कोई उसकी लिमिट नहीं है कि कितने टाइम आप हाफिज़ बन जाएंगे। आपको हर वक्त हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मौजूदा जो हमने पिछले कई दाइयों से जो मुल्क को डिरेल होते देखा है, जिन वजूहात से देखा है, कोशिश करेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह करें। और मुल्क जो अवाम एक मैंडेट देकर भेजती है, लोगों की उम्मीदें होती हैं, जिसको मैंडेट देती हैं, जो हुकूमत बनती है 5 साल के लिए, उन उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए, लोगों की जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमारा औलीन जो है यही मकसद है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हुकूमत दी कि लोगों की महरूमियाँ दूर करेंगे, मुल्क में बेरोज़गारी दूर करेंगे, मुल्क में एनर्जी क्राइसिस दूर करेंगे, मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये हमारा जो पहला मकसद ये है। कता नज़र कि हम माजी के देखें किसने हमारे साथ क्या ज़्यादती की है, क्या ज़्यादती की है। आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह या आपने किसके साथ क्या ज़्यादती की? हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। देखें आप फिर 2013 पे मैं कहूँगा कि आप जमहूरी तरीके से एक इलेक्शन लड़ के आएंगे, हर बंदे पार्टी का एतराज़ हो सकता है कि PTI ने भी किया, लेकिन उसका ये तरीका नहीं था कि एक इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आई है और उसको डिरेल करना शुरू कर दें। हमने हमेशा कोशिश की है कि इस जमहूरी सिस्टम चले, लेकिन PTI ऐसी जमात है जो एक हजूम है। वो हजूम कभी भी मैच्योर नहीं हुआ कि सियासत क्या है, मुल्क क्या है, और सियासतदान ने मुल्क को चलाना है, किस तरह चलाना है। वो हमेशा वो आई शुरू से बैसाखियों पे बनी है और बैसाखियों पे हुकूमत पे आई थी, और अब भी जो मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इसलिए कि उनको बैसाखी टूट गई है। आमिर गौरी साहब, इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट और उसके हवाले से सवाल करूँ, एक जनरल सा सवाल है कि असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि जो सियासी फैसले हैं या सियासी मामलात हैं वो सियासतदान आपस में तय कर लें, अगर और कहीं नहीं तो पार्लियामान के फ्लोर पे या प्लेटफॉर्म के ज़रिए तय कर लें। लेकिन हमने देखा 2013 की बात करें जो वकील खान साहब, उसके बाद एक जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा ये बावर कराने के लिए उस जमात को कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। अभी भी कई ऐसे पिटिशंस आई आरोज से मुताल्लिक, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया, फिर पै दर पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए और आम इंतखाबात की राह हमवार की। असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि सियासतदानों की जो ये लड़ाई है सियासी मैदान में तय होती, अल्टीमेटली आप जाके जो है दूसरे इदारों में जाके अपने तस्वीर कराते हैं। तो ये सिलसिला आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद भी चलता रहेगा जो हालात हैं? शहजाद, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अगर फ़र्ज़ किया वो तमाम लोग जो इलेक्शन के ज़रिए जीत के और रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का और अपने अपने इलाके के लोगों का, वो उस प्रोसेस ही को डाउटफुल बनाए रखें और ये कहें कि अगर इतने दिन के लिए हो जाए तो कोई मसला नहीं है, उतने दिन के लिए। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, उन्होंने एक फ़ैसला करना था, उन्होंने फ़ैसला किया। अब उसमें यह है कि चूँकि पिछले काफ़ी अरसे से जो हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान के, चाहे सियासी हों चाहे इंतज़ामी हों, वो बार बार जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आखिर बहरहाल इंसान हैं, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उनका 20-30 साल का एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और उसमें उस इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को यूज़ करते हुए और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ या जो मुखालफतें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए उन पर इल्ज़ाम लगता है कि शायद वो फ़ैसले जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं करते रहे, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के मुताबिक करते रहें। ये भी अफसोसनाक बात है और मेरा ये ख्याल है कि ऐसे वक्त में जबकि फ़ैसला हो चुका है कि ये इलेक्शन जो है वो उस गिवन डेट को होगा, आपको पता है ये प्रोसेस भी बड़ी मुश्किलात से निकला है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, तो हो गया है, फ़ैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो अब सब जो सबसर्विएंट कोर्ट्स हैं, मतलब हैं तो इंडिपेंडेंट कोर्ट्स के हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो पेशावर की हाई कोर्ट हो, लाहौर की हाई कोर्ट हो, उनके जजेस जो हैं वो अभी भी ऐसी जो दरख्वास्तें हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं, जो उनकी कोशिश ये है कि इलेक्शन जो है वो शायद उसके ऊपर। आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा अहम रिमार्क दिया, उन्होंने कहा लगता है हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। ये हथकंडे है ना। देखिए ना, वकील जिसका हमारा अच्छा, सारे वकील जो है ना वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स नहीं हैं, इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस हो सकता है क्रिमिनल हो सकता है कमर्शियल हो सकता है लैंड रेवेन्यू से मुतल्लिक हो, लेकिन अब चूंकि वो पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं साथ साथ और उनको ये उम्मीद है कि एक जमात जो है जो बुरी तरह टूटी है इस वजह से कि पिछले इलेक्शन में देखा था कि बहुत से ऐसे लोग जो उस जमात के साथ कभी रहे नहीं थे वो जौक दर जौक जो है वो ट्रक ट्रॉलियाँ भर के उस जमात में चले गए। अब वो उसके साथ हैं नहीं। अब उनकी जो लीडरशिप है वो अपनी पुरानी लीडरशिप के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रही है। तो आई थिंक एक तो इस उम्र के लोगों को जो तकरीबन 70 के करीब हो गए हैं, 65 साल से ऊपर हैं, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि भाई एक थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी तो होती है ना कि कल आपका एक लीडर जो है वो आपके लिए वो सादिक और अमीन था, वो एक आइकॉन था, वो इस पाकिस्तान की और नहीं सिर्फ आलम इस्लाम की उम्मीद था। अब यकायक जो है आप उसी को बुरा कह रहे हैं।
तो फिर आप अपने जो साथी थे उनको क्या मतलब मशवरा दे रहे हैं या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे? तो मेरा अपना ख्याल है कि जैसे ये इलेक्शन होता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के पिछले तीनों इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिक्टेटरशिप के बाद पीपल्स पार्टी को दोबारा चांस मिला, उसकी लीडर जो है वो अपनी जान से गई, उसके बाद दोबारा मुस्लिम लीग को नेक मिला जिसकी हुकूमतें तोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद एक ऐसे शख्स की पार्टी को हुकूमत में जो लगता नहीं था कि आ जाएगी और वो डेफिनेटली वो पावर में आई, लाई गई। अब उसके बारे में अजीबोगरीब बातें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के जो अवाम है वो यकीन करें, मैं सिर्फ एक बात पे इस पर ख़त्म करता हूँ अपनी इस बात का कि हमारे यहाँ और बाहर मुल्कों में इलेक्शन का जो डिफरेंस है वो ये है कि बाकी मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन करवाए जाते हैं। ये रवैया जो है ना ये ख़त्म होना चाहिए। नादिर कबूल साहब, पहले तो एक सवाल ये है कि सियासी जमातें अभी तक, मतलब आपकी जमात से मुताल्लिक पूछ लेता हूँ कि जो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है वो अभी तक हमारे सामने क्यों नहीं आ सकी कि पता चल जाए कि वाकई कौन आपकी जमात से इलेक्शन लड़ रहा है, कौन फॉर्मली या ऑफिशियली नॉमिनेट हो चुका है इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से, और ताकि इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो। और खाली आपका नहीं, दीगर जमातों का भी यही मसला है। देखें, इसकी एक बुनियादी वजह यही है, लिस्ट तो आई एम श्योर बन गई और पार्टी लीडरशिप के माइंड में है कि किसको टिकट देना है। पब्लिकली नाम अनाउंस करने का एक स्ट्रेटेजिक रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे हलके में अगर आज इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुझे टिकट दे रहे हैं, तो कल तक का दिन शायद है किसी के पास भी कि वो जाके चैलेंज कर दे। अब चैलेंज करते वक्त तो फिर आपको पता है ना, फिर इस तरह की उल्टी सीधी चीजें, जिस तरह हमारे फेलो पैनलिस्ट जो वकील साहब हैं वो फरमा रहे थे कि एवरीबडी इज assumed टू बी सादिक और अमीन अनलेस समवन एल्स ब्रिंग्स एविडेंस अदरवाइज। तो खुदा ना खास्ता कोई मेरे खिलाफ कोई चीज पता नहीं कोई पहाड़ के नीचे से खोद कर लेके आए जो कि मुझे भी नहीं पता हो, और फिर वो मेरे को चैलेंज कर लें, फिर उसके बाद फिर एक हफ्ते का पूरा एक तवील प्रोसेस है यार, को फिर कन्विंस करो कि नहीं भाई मैं वाकई में सादिक और अमीन हूँ। और 2013 का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2013 में तो ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी थी जो शायद दुनिया शायद मजाक उड़ा रही थी कि कलमा पढ़वा रहे थे। अभी हर किसी का जो दीन है इस्लाम, हम सब का दीन है, अल्लाह का शुक्र है, मगर पाकिस्तान में और भी मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, उनसे तो जाहिर सी बात है नहीं पूछा इस तरह के सवाल के कलमा वगैरह पढ़ो। मगर रिलीजन जो है वो बड़ा पर्सनल चीज़ है, और खुदा ना खास्ता कभी किसी के जहन में अंडर प्रेशर जब ऐसे इंटरोगेशन हो रही होती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई कलमा उसमें ज़ेर ज़बर का फ़र्क आ जाए, तो उस पर भी हमने देखा था कि आरोज़ ने 2013 में बड़ा टफ टाइम दिया था। तो स्ट्रेटेजिक रीजन यही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल आखिरी दिन है, जितने भी अप्रूव हुए हैं नॉमिनेशन पेपर्स या खारिज हुए हैं, उसके बाद अच्छा, एक सवाल और है कि अमूमन पाकिस्तान में दो बड़ी सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल होती हैं और मुकाबला होता है, लेकिन कुछ अरसे से एक तीसरी जमात भी मैदान में आ गई है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सारा फोकस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ है। यानी कि आप इस वक्त जो बुनियादी सियासी हरीफ है मुस्लिम लीग नवाज़ को समझ रहे हैं कि उनसे आपका शायद आगे मुकाबला होने वाला है। जो तीसरी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी तरफ आपकी जो तोपों का रुख है वो शायद नहीं है इस वक्त। थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि इस वक्त ज़्यादा तनकीद या मतलब पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा आपका फोकस है, एग्रेशन का जो रुख है वो नून लीग की तरफ क्यों है? देखें, जाहिर सी बात है, नून लीग ने 3 दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी है और अभी भी पीडीएम की जो हुकूमत थी उसको लीड करी थी। तो नून लीग एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप पूछ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बची ही नहीं ना, उसके जो बानी थे वो डिक्लेयर हो गए हैं कि वो करप्ट हैं और नाअहल हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। जब वो लीडर खुद नहीं है तो फिर पार्टी में बचा क्या, और उसके काफ़ी सारे और जो सीनियर मेंबर्स थे वो सब छोड़ के चले गए हैं। परवेज खटक साहब ने अपना ग्रुप बना लिया है, जहांगीर तरीन का और अलीम खान साहब का अलग ग्रुप है। तो और कराची जो मेरा शहर है, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं जो काफी सारे नाम थे जो माजी में फेडरल मिनिस्टर भी थे, जैसे अली जैदी जैसे लोग हो गए, वो सब पार्टी को छोड़ आप के ये जा चुके। कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको या नून लीग को किसी किस्म का कोई सियासी पेशावर वगैरह सब हो गए थे, कोयटा आना था। कल हम कोयटा पहुँचे और इंटरफेथ डायलॉग्स के हवाले से कल एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है जो पहले हम इस सूबे में बलूचिस्तान में नहीं कर पाए थे। केपीके में हुई, पंजाब में हुई, सिंध में हुई, लेकिन बलूचिस्तान रह गया था। कल बहुत शानदार इंटरफेथ डायलॉग्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने बात की, यानी
उलमा ने बात की, स्कॉलर्स ने बात की, और हमारे जो मसीही भाई, हमारे जो हिंदू भाई, हमारे जो सिख भाई, उन्होंने भी एक तवील गुफ्तगू की, सवाल जवाब का सेशन हुआ। फिर उलमा से सबसे ख़ास बात ये हुई कि उलमा से गुफ्तगू हुई। कोयटा के जो उलमा, वो तकरीबन तमाम उलमा शरीक हुए और बहुत शानदार गुफ्तगू हुई। आज ये हाजी कैंप का दौरा था और इस दौरे का मकसद ये था कि यहाँ के हालात व वाक़यात को देखा जाए। कराची का जो हाजी कैंप था, मैं पिछले हफ्ते कराची में था और कराची से आ रहा हूँ। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़रूरत थी रेनोवेशन की। मैंने पूछा डायरेक्टर साहब से हाजी कैंप कराची के कि पिछली मरतबा यहाँ कब हुई थी, ये कलई वग़ैरह, रोगन, चूना कब हुआ था। उन्होंने कहा याद नहीं। 40-50 बरस हो गए थे और वहाँ हाजी कैंप कराची में चूना तक नहीं हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस मरतबा हमने देखा, पिछले विज़िट में हमने कुछ ऑर्डर्स किए थे, अल्लाह का शुक्र है कि उस पर अमल दरामद हो गया और कराची हाजी कैंप की शक्ल तब्दील हो गई। यही हम चाहते थे। हमारे हुज्जाज आते हैं हाजी कैंप्स में तो उन्हें सहूलतें फराहम की जाएँ। कोयटा का हाजी कैंप निस्बतन बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर बात हुई, यहाँ के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात हुई, स्टाफ से मुलाकात हुई, हाजी कैंप का दौरा हुआ और जो चीज़ें सामने आईं उसमें यहाँ जो चीज़ें कम हैं या जिन चीज़ों की कमी है इंशाअल्लाह ताला वो जल्द पूरी कर दी जाएंगी। पिछले साल कोयटा से 4000 हुज्जाज रवाना हुए थे। इस साल 2760 एप्लीकेशंस आई हैं। तादाद में कमी हुई है। हालांकि हज पैकेज आप सब जानते हैं कि 1 लाख कम हुआ है, लेकिन मालूम नहीं कि ये 4000 जो एप्लीकेशंस थी लास्ट ईयर हज 23 की, उससे ये हज 24 की एप्लीकेशंस क्यों आई हैं। बहुत सारी वजूहात मैंने मालूम की लोगों से, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उन्होंने कुछ वजूहात बयान की हैं। कोशिश हमारी ये है कि वो इंटरफेथ डायलॉग्स हों या हुज्जाज की सर्विस में कोई कमी बाकी ना रहे। हमारा मुल्क हसीन मुल्क है। हमारे पास दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं उनके मानने वाले भी हमारे मुल्क में क़याम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपने गैर मुस्लिम अफराद से बात करते हैं, कल भी बात हुई और पूरे पाकिस्तान में हम इंटरफेथ डायलॉग्स कर रहे हैं, उनका रवैया और उनका रिस्पॉन्स बड़ा इत्मीनान बख्श होता है। बस यही हमें दरकार है। हमने एक काम और ये भी शुरू किया है कि हमारी गुफ्तगू इंटरफेथ के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पे होती है, लेकिन अब तालीमी इदारों में हम अपनी यूथ को ये बताएं कि इंटरफेथ डायलॉग्स क्या होते हैं। हमारा रवैया इन मुसलमान की हैसियत से हमारा रवैया गैर मुस्लिमों के साथ क्या होना चाहिए, इस पर बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। कराची से हमने इसका आगाज़ किया। कराची यूनिवर्सिटी में हमने पहला प्रोग्राम किया, दूसरा प्रोग्राम हमने किया NED में। तो NED यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब हम ये प्रोग्राम लाहौर और पेशावर और कोयटा, पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में लेकर जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी यूथ में, अपने नौजवानों में ये बात मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं कि ये सब हमारे भाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, लेकिन इनके साथ कैसे रहा जाता है, इंसानियत पर मबनी माशरे कैसे होते हैं, कुरान हमें क्या तालीम करता है। लक़द कर्रमना बनी आदम पर बड़ी गुफ्तगू हुई है। हमारा सबसे पहला रिश्ता और सबसे पहला ताल्लुक़ और सबसे पहली शनाख्त इंसान की है। मेरा ख़्याल है कि मैंने तमाम अहम बातें यहाँ बयान कर दी हैं। अब कोई सवाल आपकी जानिब से आता है तो मैं उसे वेलकम कहूँगा। जनाब वाला। जी सर, ये आपने कहा कि जो दरख्वास्तें कम आई हैं, इसकी वजूहत भी आपने कहा कि मालूम कर रहे हैं। इसकी क्या ये वजूहत नहीं कि यहाँ से जो जज करम जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं वो सर्विस ठीक नहीं पड़ा, नहीं यहाँ पढ़ने की, इसकी क्या वजूहत है? नहीं, ऐसा तो वो सर्विस की आपने बात की कि मैं पिछली सर्विसेज जो हुई 23 की या उससे पहले जितने लोग जाते हैं
मजमूई तौर पर सूरत हाल ऐसी नहीं है कि सर्विसेज हुकूमत पाकिस्तान ने उसमें कोई कमी हुई हो। पिछले साल का जब हज हुआ उसमें मसाइल नहीं थे। हमने पिछला रिकॉर्ड भी उठाकर देखा, हम जो काम कर रहे हैं वो आने वाले हज के ताल्लुक से कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लेकिन इस पर अभी मैं वजाहत से ये बात नहीं कह सकता, लेकिन जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की उसके नतीजे में जो बात ये आई कि कोयटा से, बलूचिस्तान से जो अफ़गान महाजरीन भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाते थे वो पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं, और वो जो अफ़गानी यहाँ से चले गए हैं वापस अपने मुल्क, उनका उसकी वजह से ये कोई 1200-1300 हुज्जाज की तादाद कम है। सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह माजी में भी बेहतर रहीं। हम उन सर्विसेज को, बेहतर सर्विसेज को बेहतरीन करना चाहते हैं। एक बात मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, कोई हमारा कोई बड़ा दावा नहीं है, लेकिन हमारी बस एक नीयत ये थी और ये है कि हुज्जाज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएं। आपके इल्म में है कि हमने एक ऐप, पहली मरतबा एक ऐप हुज्जाज को दे रहे हैं जिसमें हाजी के ना तो गुम होने का अंदेशा होगा, ना उसके पास किसी इंफॉर्मेशन की कमी होगी। वो उसके फ़्लाइट शेड्यूल से लेकर, उसकी ट्रेनिंग से लेकर, उसकी बिल्डिंग से लेकर, उसकी रिहाइश वगैरह, इसके साथ साथ ये कि ये मैं आपका मोबाइल आपकी इजाज़त से, अगर कोई हाजी गुम होता है तो वो सिर्फ जिस तरह लोकेशन हम ढूंढते हैं ना, मिल जाती है लोकेशन हमें, वो सिर्फ GPS आपने वजह फरमाया, तो वो जैसे ये कहेगा कि मकतब नंबर 15, तो अब ये GPS काम करना शुरू कर देगा और मकतब नंबर 15 तक पहुंचा देगा। वजारत मजहबी उमूर के साथ साथ हमारे जो IT मिनिस्टर हैं, और IT मिनिस्ट्री हमारी, उसने बड़ा काम किया। उमर सैफ साहब ने बड़ा काम किया, बहुत डायनेमिक मिनिस्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ये ऐप भी दे दी है। हम हर हाजी की खिदमत में 30 kg का एक सूटकेस दे रहे हैं विद QR कोड। अब उस QR कोड पे तमाम इंफॉर्मेशन उस हाजी की मौजूद है, वो भी दिया जा रहा है। होता ये है कि दुनिया भर की ख़वातीन जो हुज्जाज जाती हैं वो एक डिसिप्लिन अंदाज में जाती हैं। हमने और आपने देखा जब हम गए उम्रे पर या हज पर, तो वो एक अबाया पहनती हैं, वो यानी वो ईरान की ख़वातीन हों या टर्किया की हों या सीरिया की हों वगैरह वगैरह, हमने और आपने देखा है कि बड़ा एक डिसिप्लिन अंदाज में वो जाती हैं। इस साल से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि आज हाजी कैंप का दौरा था और इस दौरे का मकसद यहाँ के इंतजामात का जायज़ा लेना था। हमारे हाजी जो आते हैं इनको सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हाजी कैंप कोयटा में जिन चीज़ों की कमी है पूरी की जाएगी। हज पैकेज में 1 लाख रुपए तक की कमी की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़मीन हज की तरबियत और खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तलबा को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में भी आगाही फराहम की जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हाजी कैंप का दौरा था और इस दौरे का मकसद यहाँ के इंतजामात का जायज़ा लेना था। उन्होंने कहा कि तलबा को भी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के बारे में भी आगाही फराहम करेंगे। और ये थी PTV ताज़ा तरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। गुफ्तगू कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केस की समाअत हो रही है, आला अदलिया के अहम फैसले जिसकी वजह से इलेक्शन के बरवक्त और इंतखाबात के बरवक्त होने में उसकी जो राह है वो हमवार हो चुकी है और अब किसी किस्म का उबहम बाकी नहीं है। आमिर गौरी साहब, जो बात आपसे मैंने पहले की थी कि सियासतदान या सियासी मामलात
अदालत में जाके सेटल होते हैं। और अब एक मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस है जी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या फैसला करेगी, मौजूद जज साहिबान क्या समझते हैं और सियासी जमात को क्या खदशात हैं। माजी में भी रहे हैं, लेकिन कोई सियासी जमात कभी भी अपना इस किस्म का मुद्दा लेके गई नहीं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा तो हमारी मदद करें। इस दफ़ा क्या अनोखी बात हुई, और 2013 के नतीजे के बाद जिस तरीके से दोबारा से दरख्वास्त की गई थी कि कोई दूसरा इदारा आके इस मामले को निपटाए, इस दफ़ा भी इम्कानात आपको यही नज़र आ रहे हैं कि नहीं? शहजाद, मैं इस सवाल की तरफ, जो पर्टिकुलर सवाल है ना, इसकी तरफ बाद में आता हूँ। सिर्फ दो छोटे कमेंट्स। देखें, जिस वक्त ये सारा कुछ कानून के अंदर हो रहा था ना, आइन के अंदर हो रहा था, तो उस वक्त ये जिम्मेदारी थी सिर्फ सियासतदानों की नहीं, क्योंकि वो तो अजाब सह रहे थे मार्शल लॉ का। जो उलमाए कराम है ना इस मुल्क के, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे सियासत में कि सादिक और अमीन जो है वो होना चाहिए, किसको, एक नुमाइंदे को इलेक्शन के, तो उनको ये चैलेंज करना चाहिए था, बिकॉज दे प्रेजेंट देमसेल्व्स एज कस्टोडियंस ऑफ द रिलीजन एंड द रिलीजियस लेक्सिकॉन, कि भाई ये अल्फाज दोनों जो है ना, ये हर शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये कायनात में सिर्फ एक ऐसी मौजूद हस्ती के लिए इस्तेमाल हुए हैं जिसको सारों को पता है। तो मेहरबानी करके ज़िया उल हक साहब इस किस्म की जो है ना ये टाँके न लगाएं इसके अंदर। क्यों? एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर हर तरह के लोग हैं, उसके अंदर जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल देनी लोगों के ऊपर कि सादिक और अमीन तलाश करें, आज तक नहीं तलाश हो सके। ठीक है ना। नंबर एक, हमारे दोस्त ने जो है वो कहा कि फरिश्ते इलेक्शन कराते हैं। मैं कहा फरिश्तों को जो है ना एतराज़ होगा इस पर कि उनका नाम जो है ना वो मड स्लिंगिंग में ना लेके आएँ। हम दूसरे जिन्होंने भी करवाए इलेक्शन, हम उनके लिए कोई और लफ्ज़ नहीं ढूंढते। ठीक। लेकिन ये जो आपका सवाल है, देखिए मुझे इस तरह लगता है कि ये जो लिटिगेशन है ना, ये लिटिगेशन की कोशिश, जिसको मुझे अभी तक ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इफ़ेक्टिवली और यानी बहुत बुर्दबारी से हैंडल किया है। मुझे इस तरह लगता है कि ये बाज़ पर्सनैलिटीज़ को टेस्ट करने की कोशिश है। बाज़ पर्सनैलिटीज़ को, पावरफुल पर्सनैलिटीज़ को बाज़ पावरफुल पर्सनैलिटीज़ के अगेंस्ट पिच करने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर फ़र्ज़ किया ये इलेक्शन जो है ये हमारे हाथ में नहीं आता, तो इस तरह करें, दूसरों को तो बदनाम करते हैं और फिर देखते हैं उनको कि वो फ़लाँ चीज़ में। आपने देखा ना, आप सारी आज की अपनी कार्रवाई देखी होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं, मेरा ख्याल है वो हिस्टोरिक हैं और वो पढ़ाने चाहिए पाकिस्तान के जो करिकुलम है पॉलिटिक्स का, उसके अंदर कि अगर फ़र्ज़ किया एक शख्स जो है जो इतने बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का हेड है और अगर वो इतने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो है वो पास कर रहा है, तो आई थिंक दे शुड बी मेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम कि इस मुल्क के अंदर जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, ये हमारा वैसे भी ये कौमी फ्रीज़ा होता है कि अगर वो गलतियाँ हो गई हैं, बजाय इसके कि हम ब्लेम गेम में जाएँ कि किसने की हैं, ऐसे करते हैं उनको निकाल देते हैं। ठीक है ना। और यही चीज़ जो है आने वाली हुकूमत से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अब जब फ़र्ज़ के जो भी पार्लियामेंट बने, अगर ये पॉलिटिशियन बार बार आपके प्रोग्राम्स में भी जाके बात करते हैं कि हमें अब सबको मिल के काम करना होगा, इस मुल्क के साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया है, हम नहीं कहते कि किस तरह का खिलवाड़ हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो ये समझते हैं कि आइन के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो तमाम वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो मार्शल लॉ के ज़माने में डिक्टेटर्स ने इन्फ्यूज़ की हैं, जिनको चैलेंज नहीं किया गया, बजाय इसके कि इल्ज़ाम लगाएं कि जी वो फ़लाने ने की, फ़लाने ने की, हुकूमतें आई थी, नहीं, उन्हें कहें आज हम फैसला करते हैं कि हम उनको आइन से निकालेंगे और इसको दोबारा से प्योर फॉर्म में। सवाल करने का मकसद ये था कि इलेक्शन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और आजकल के मौशी हालात में तो कुछ ज़्यादा इसकी अहमियत है कि आप कितने करोड़ों रुपए इस पर खर्च करेंगे, अरबों रुपए खर्च करेंगे और उसके बाद फिर ये एक अवामी मुंतखब हुकूमत यहाँ पे आएगी जो अगले 5 साल का मैंडेट लेके आएगी। 2013 की अगर बात करें, जुडिशल कमीशन बनता है और जुडिशल कमीशन करार देता है कि जी ये कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, इक्का दुक्का वाक़यात हुए और उससे मामला आगे बढ़ जाता है। व्हाट इफ़ कि अगर वो कमीशन ये कह देता कि जी मुनज़्ज़म धांधली हुई थी, तो उसका मतलब है कि सारी की सारी जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज थी वो कालादम हो जाती। यानी कि आपने एक इलेक्शन करवाया, मुंतखब नुमाइंदे आए कई सैकड़ों की तादाद में, और फिर वो एक मतलब बेंच जो या जो कमीशन बना उसके हुक्म के तहत वो ख़त्म हो सकते थे, नल एंड वॉइड वो सारे का सारा प्रोसेस हो सकता था। तो ये चीज़ कहीं दुनिया में देखने को हमें नहीं मिलती। तो और ये काम भी, ये गलती भी आप समझते हैं सियासतदानों की है? नहीं, ये सियासतदानों की गलती नहीं है, लेकिन मैं एक और तरफ इशारा करना चाहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आमतौर पे ये एक रवैया बन गया है कि हम जिसको इल्ज़ाम जाता है उसको इल्ज़ाम फ़िलहाल नहीं देते। नहीं, एक सियासतदान ही मामला लेके गया ना सर। नहीं, सियासतदान तो यूज़ होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सादा होता है। हाँ, इस वजह से कि आप सारे लोगों को पता है कि जब 2013 की जो हुकूमत बनी थी, उसका जो लीडर है उस पार्टी का, PMLN का, उसको गिराना मकसूद था
यानी सियासतदान इस्तेमाल हुआ ना। हाँ, तो इसी अपने वजह से सियासी मैं आपको फायदे के बता रहा लिए। हूँ, मैं तो इस पे बारे में लिख चुका हूँ, मैं उस वक्त लंदन में था। यानी 2014 में उसी पार्टी के अगर 3, 4, 5 लोग जो हैं, जो पिछले बहुत अरसे से जीतते आ रहे हैं, वो हमारे साथ बैठे और उन्होंने पूछा कि गौरी साहब, आपका ख्याल है पाकिस्तान में इलेक्शन होने लगा? मैं कहा अभी तो इलेक्शन हुआ है 2013 में। तो 2014 में मैं कहा कि इलेक्शन की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। उसने कहा नहीं सर, कुछ लोग आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन जो है आपने इस पार्टी की टिकट से नहीं लड़ना, इंडिपेंडेंट लड़ना है। जीत तो आप जाएंगे क्योंकि आप अपने इलाके से जीतते हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। तो हमारे भी कान खड़े हो गए इस जर्नलिस्ट की, यार ये क्या हो रहा है। एंड देन वी सॉ कि लंदन के अंदर किन किन लोगों की कैसी कैसी मीटिंग्स हुई हैं, उनमें कौन बैठते रहे, उनको छोड़ देते हैं, कभी किताबों में लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने देखा कि 2018 में क्या हुआ है। सवाल ये है कि अगर एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है किसी इदारे की या बाज़ अदारों की, वो ये फैसला कर ले कि चंद लोग जो है ना ये करप्ट हैं और इनको हमने किसी न किसी तरह गिराना है। अब सवाल ये है कि उन लोगों के खिलाफ जो प्रोसेस है अकाउंटेबिलिटी का, विच इज़ ऑल्सो मल्टी बिलियन रुपीज़ का प्रोसेस चला है और प्रूव कुछ नहीं हुआ। और ये प्रोसेस जो है 99 से शुरू हुआ है। इन सर्टन केसेस नवाज शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब के खिलाफ उससे पहले शुरू कर दिया था। अब सवाल ये है कि अगर पहले कुछ तो सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं, अपने आप को जो सही चैलेंज समझते हैं, फिर ये हुआ कि बाद सियासतदान जो हैं, जो कि उठाए तो किसी और ने होते हैं, सिलेक्ट किसी और ने किए होते हैं, वो चैलेंज बन जाते हैं उस इंतज़ामिया की, उस एस्टैब्लिशमेंट की, तो वो कहती हैं अब इनको भी गिराया जाए। उस सूरत में पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। अगर तो पाकिस्तान आगे जा रहा हो तो हम क्या चैलेंज ही करते रहे इस तरह। अगर ये सारे समझते हैं कि पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है और कल के पाकिस्तान के लिए हम तो यकीन करें शहजाद वक्त गुजार चुके हैं, ठीक है ना। जो कल के बच्चे हैं जो अब इस दफ़ा पहली दफ़ा वोट डालेंगे, यानी आज के ये समझ लें 18.5 साल के बच्चे बच्चियाँ से लेके और 35 साल तक, जिनको आगे इस पाकिस्तान के अंदर से कुछ उम्मीदें होनी चाहिए या हैं, उनको जो है ना वो काम करने दें जो वो करना देना चाहिए। आरिफ साहब, ये फरमाइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो रिमार्क्स आए जज साहिबान की जानिब से, उसमें कई चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और कुछ कोई इशारे हैं, मिसालें हैं सियासतदानों के लिए या अगली पार्लियामान के लिए। यानी कि अगर आईने पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको दुरुस्त करना मकसूद है या होनी चाहिए, सो अब ये काम है पार्लियामान का कि इस पे फोकस करे, जो बुनियादी जिम्मेदारी है कानून साजी और आइन साजी। सो आपके ख्याल में इस पे फोकस होगा या होना चाहिए तो सही, लेकिन आप समझते हैं कि अगली जो भी हुकूमत आएगी दीगर जमातों के साथ मिलकर इस पे फोकस करेगी या नहीं? देखिए, मामला तो ऐसा है कि ये जो पार्लियामेंट ने जो चीजें करनी है वो पार्लियामेंट को ही करनी चाहिए। मसलन ये जो अमेंडमेंट है, अगर ये करनी है तो ये पार्लियामेंट का काम है, क्योंकि इस वक्त ये 62(1)(f) और 63 जो है ये इसका आइन का हिस्सा बन चुके हैं। नादिर कबूल साहब, अब जो बात मैं कर रहा था कि अगर आईन पाकिस्तान को आपने उसमें तरमीम करनी है और उसके लिए यकीनन एक 2/3 मेजॉरिटी दरकार है। आपने 2018वीं तरमीम पास की, बावजूद इसके कि सियासी मुखालफत थी, लेकिन सारी जमातें बैठी और आपने सर जोड़ के बैठ के आपने इस्लाहात की। अब भी एक मौका है, चाहे आप इक़्तिदार में आएँ या ना आएँ हुकूमती जमात के साथ, या अगर इक़्तिदार में आए तो अपोजिशन के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं की जा रही, कोई तवज्जो नहीं है। क्या वजह है इसकी? नहीं, ये बातें तो हो चुकी थी और सिर्फ अभी रीसेंट पास्ट में नहीं, बल्कि जो पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक्त भी बिलावल साहब का पहला स्पीच था नेशनल असेंबली में, पहली दफ़ा वो मेंबर बनकर आए थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की जो फ़ायदे में कोई भी अगर कानून साजी करनी हो या अगर उस वक्त की गवर्नमेंट का साथ देना हो तो उस वक्त हमने उस वक्त भी पेश किया था, हालांकि उस वक्त हम अपोजिशन में थे। तो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस हमेशा वाज़ेह रहा है कि पाकिस्तान की जहाँ पे भी कोई इस तरह की कानून साजी की बात हो तो बेशक हम अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, अगर हुकूमत में हो तो एग्जाम्पल 18th अमेंडमेंट का आपने खुद बता दिया, और अगर अपोजिशन में भी हो तो हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। और दुआ यही करते हैं कि अभी इस इलेक्शन में हम नंबर 1 पार्टी बन के उभरें। अगर जैसे आसिफ ज़ारी साहब कहते हैं कि किसी एक पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत शायद ना हो गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनको मिल बैठकर ही, आसिफ साहब ने क्लियरली इस चीज़ को बताया कि मिल बैठकर बैठेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत एक साथ बनाएंगे हम लोग। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ को पहले भी कर चुकी है 2008 के अंदर, जब हमने अपनी लीडर शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खोया था, तब भी जो नारा लगा था पाकिस्तान खप्पे, इसका मकसद क्या था? सिंधी जो दोस्त नहीं, जो सिंधी नहीं समझते, और उनको यही मैं समझाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान खप्पे का मकसद ही ये था कि नो मैटर कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हमें, कोई भी लॉस हो, कोई भी नुकसान हो, उसके बाद भी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और
पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा वही करेंगे। फिर आसिफ ज़ई साहब ने उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी हुकूमत का हिस्सा बनाया था, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इसहाक डार साहब थे और भी दीगर वज़रा थे। तो अगेन इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि फरवरी 8 को जो रिजल्ट आएगा उसको पूरी तरह से तस्लीम भी करेंगे। और अभी वो दिन चले गए कि डिवीजन की पॉलिटिक्स, बिलावल साहब जैसे फरमाते हैं कि डिवीजन की पॉलिटिक्स अब हमें नहीं, इंतखाबात से पहले तो चलें, जो भी आपका बयानिया हो, जिस तरफ भी आप जो है वो अपने सेबर रैटलिंग कर रहे हो, उससे कोई गर्ज नहीं है लोगों को। लेकिन सवाल ये है कि जो अहम ये आइनी तकाजे हैं कि जिनको पूरा करना मकसूद है, उसके लिए जो गुफ्तगू है या आवाम में शऊर पैदा करना है, उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर अभी ये 62(1)F का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो सियासतदान इस पर बात तो कर सकते हैं या एक रोड मैप दे सकते हैं कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो दीगर सियासी जमातों के ताउन के साथ हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे। बिल्कुल जी, देखें ये चीज़ अभी आखिरी 1 महीने में तो करने की ज़रूरत नहीं होती ना, बट फॉर द पास्ट 4 और 5 इयर्स ये रिपीटेडली बिलावल साहब ने भी नई किस्म की सियासत की जो बात करते हैं, वो ये तो नहीं करते कि खुदा न खास्ता हमें जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनकी शक्लें नहीं पसंद है, अल्लाह माफ़ करे। वो यही कहते हैं कि अभी जो पुरानी सियासत थी, मड स्लिंगिंग की, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कि भाई आप ज़्यादा करप्ट हो या आप ज़्यादा करप्ट हो, तो वो चीज़ें पीछे रख के अभी आवाम की फलाह के लिए हमने पॉलिसीज़ लानी है। और नैब के जो बुजुर्ग सियासतदानों का जब वो नाम लेते हैं तो मतलब उनकी तरफ इशारा करते हैं, तो उससे मुराद उनकी अपनी जमात में भी जो बुजुर्ग सियासतदान है वो हैं या नहीं? नहीं, उनका जो मकसद है ना, वो बुनियादी मकसद आप ज़रा समझने की कोशिश करें। वो ये है कि बुजुर्ग लोग नहीं, उम्र से कोई बुजुर्ग नहीं होता है, पुरानी सोच से छुटकारा पाना हमने। पुरानी सोच क्या थी जो 90s की दहाई में हमने देखी थी कि एक दूसरे की टांग खींचने के चक्करों में पूरी डेमोक्रेसी को डिरेल कर लेते बार-बार। इस पे पाकिस्तान इस चीज़ से पीछे जाता था। तो नई सियासत का मकसद ये है कि डिवीजन और नफरत की सियासत को पीछे रखना है। हम सबको तस्लीम करना है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के साथ वफादार हैं और पाकिस्तान की बका और फलाह के लिए काम करना है मिल बैठ कर। ये कोई अनहोनी बात कर रहे हैं बिलावल साहब या वाकई संजीदा हैं? नहीं, देखिए सियासत के अंदर इस वक्त आप कैंपेनिंग कर रहे होते हैं पॉलिटिकल, तो फिर तो आपको जो आपका नियरेस्ट चैलेंजर है या स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर है, उसके बारे में हर तरह की बात जो है वो सारी दुनिया में होती है। वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है कि जो पाकिस्तान की लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक दूसरे को चुटकियाँ काटने से तो बाज नहीं आ रहे, लेकिन कोई बुरी बात नहीं कर रहे वो, ठीक है ना। और इस वजह से कि देखें, ये आप याद रखें कि पाकिस्तान के पिछले तीनों इलेक्शन को उठा के देखें, जो पार्टी जिसने हुकूमत बनाई है उसकी भी तकरीबन को 33% वोट होता है, गिव एंड टेक। हारने वाले का 32% होता है या 31% होता है। तो सवाल ये है कि जैसे आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आपको ये खुद इदराक होना चाहिए कि आपको कोalition हुकूमत ही बनेगी, ठीक है ना। और अगर फ़र्ज़ किया 33% भी है तो फिर वोट डालने वाला जो आदमी है या औरत है उसका भी तो एहतराम करना ज़रूरी है ना। कि इसका मतलब है कि अगर आपको 33% वोट मिला है तो इसका मतलब है 67% पाकिस्तान ने तो आपको वोट नहीं दिया, यानी जितना वोटर है हम ये। लेकिन हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि ओहो हो 24 करोड़ आवाम हमारे पीछे। मैंने कहा नहीं भाईजान, वो इस बार 12 करोड़ 85 लाख वोट डलना है। तो उसके अंदर अगर फ़र्ज़ किया आपको 3 करोड़ मिला है वोट, ठीक है ना, या 3.5 करोड़ मिला है, तो उसका मतलब है कि वो जो बाकी 7.5 करोड़ है वो आपके साथ नहीं है। आपने अपने काम के ज़रिए, आपने अपने कॉन्डक्ट के ज़रिए, पॉलिटिकल कॉन्डक्ट के ज़रिए ये प्रूव करना होता है कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल द कंट्री। उस वक्त फिर आप भूल जाए ना लोगों को, आपके साथ आपने हराया होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आपने पाकिस्तान के अवाम को नहीं हराया होता। तो उन सारों को भी बताना होता है कि देखें अब नाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज़ माई कैबिनेट। और अगर फ़र्ज़ किया मुझे कहीं और दूसरों से एलाइज लेने हैं जो मेरी उतनी टांग खींचे जितनी खींचने की ज़रूरत है, तो उसमें फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सवाल, आपको उन तमाम छोटी चीज़ों से शहजाद उठना पड़ता है। मतलब जो सतही लेवल है सियासत का, उससे उठ के मतलब नेशनल लेवल की जो लीडरशिप बनती है, ठीक है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि उसने पूरा इलेक्शन जो है, अगर 76% वोट है या 46% वोट है तो 46 का 46 एक को तो नहीं जाएगा ना। अभी सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिमार्क्स हमें सुनने को मिले कि सब ने मिल के काम करना है और जो बिगाड़ पैदा हो उसको ठीक करना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस किस्म की बात की कि जी टीम वर्क होना चाहिए मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए। सियासतदान भी यही बात कर रहे हैं कि जी हम एक टीम की तरह चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, बिलावल भुट्टो साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट देख रहे हैं हम? अभी तो खैर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट समेटें। अभी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम कि वोट जो है वो क्या बनेगा। एक पार्टी मुसलसल ये कह रही है कि वो अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है। तो लेट यू नो दिस थिंग बी डिसाइडेड ऑन 8th of February। आई रियली डू नॉट नो। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन, इस वजह से कि मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है 90s में और उसके बाद 2000s में वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ 2 पार्टी सिस्टम। और लेकिन अब एक थर्ड पार्टी जो है
उसको इन्फ्यूज करवाया गया। लेकिन इससे पहले तज्जियाकार महीना पहले बड़े आसानी और वाज़े तौर पर एक पेशगोई कर सकते थे, और जो अक्सर औकात दुरुस्त भी साबित होती थी कि कौन सी जमात कहाँ तक सीट्स ले सकती है और किस पोजीशन में होगी। इस दफ़ा ऐसा क्यों नहीं है? देखिए शहजाद, मेरी वही मैं कह रहा हूँ ना, एक तो देखें थर्ड पार्टी की इन्फ्यूजन है पिछले 4 साल में, और उसने डेफिनेटली अपनी कुछ ना कुछ जो है वो लाइकिंग डिसलाइकिंग तो क्रिएट की है। और फिर हमें उन पार्टीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए जो हैं तो प्रोविंसेस में, लेकिन हम वो अपने आप को प्रोविंशियल पार्टी नहीं कहलाती, इसलिए कि बंदे तो फील्ड करती हैं। उनके बंदे अगर फ़र्ज़ किया पंजाब से या सिंध से उतनी नंबर में नहीं जीतते जितने केपी में या बलोचिस्तान में जीतते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं हिस्सा बनती हैं प्रोविंशियल हुकूमत का और या फिर नेशनल हुकूमत का भी। अब सब जिस तरह आपके प्रोग्राम के अंदर डिस्कस हुआ है और लोगों ने भी किया हुआ कि पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के पास है वो तो 175 है, ठीक है ना। तो अगर 175 की प्रेजेंस असेंबलीज में तो नहीं है, लेकिन अब वो उनको कहें कि भाई आप कमज़ोर लोग हैं या नहीं है, देखना ये पड़ेगा कि जो लोग जीतेंगे, जिन्हें पंजाब से जीतेंगे वो बेपनाह, इसलिए कि डेमोक्रेसी इज़ नंबर गेम। तो अगर 141 सीट्स जो है पंजाब से हैं, तो अगर कोई बंदा जो है सिर्फ पंजाब को प्रिडोमिनेटली ले दे जाता है, ठीक है ना, तो बाकी लोगों को उनके साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए कि कल को आप ये नहीं कह सकते कि जीते तो हम पंजाब हैं तो हम कराची के लिए काम नहीं करेंगे या सिंध के लिए काम नहीं करेंगे। काम तो आपको पूरे मुल्क के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। और उस सूरत में उनको उनकी जो प्रोविंशियल हुकूमतें बनेगी उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेशनल पार्टी की आप सेंटर में इज्जत करें ना करें, लेकिन ये याद रखें जो बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, जो केपी में बनाएंगे, जो सिंध में बनाएंगे, जो भी हुकूमत इस्लामाबाद में बनेगी उसको उन तमाम प्रोविंशियल हुकूमतों की भी इज्जत करनी पड़ेगी, इसलिए कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस जो हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट एज फार एज द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इज कंसर्न्ड। आमिर गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ चौधरी साहब, नादिर गबोल साहब, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।